नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ और मैं आपका स्वागत करता हूं चिटी मीडिया के हिंदी संस्करण पर। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत इस बात की कि आज से चिटी मीडिया आपको हिंदी में भी दिखाई देगा, जिसमें हम ऐसी हस्तियों को आमंत्रित करेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में ख्याति लब्ध हैं, महनीय हैं, विद्वान हैं, और उनसे जानेंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका हमारे राष्ट्र, हमारे समाज और खासकर हम पर और आप पर क्या असर पड़ने वाला है और इसके क्या मायने हैं। तो इसी क्रम में आज इस एपिसोड के लिए हमने आमंत्रित किया है जाने माने वक्ता और प्रखर मुखर वक्ता जो राष्ट्रवाद के मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं। इन्हें आप टीवी के तमाम डिबेट्स में देखते होंगे, कई सारे मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। ये नाम है इनका शहजाद पूनावाला। तो सबसे पहले शहजाद जी, आपको प्रणाम और आपका मैं स्वागत करता हूँ चिटी मीडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, और आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी। शहजाद जी, मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं इस वक्त जिन पे बात करना बेहद जरूरी है, जिसमें आजकल कोविड का जो ये वैश्विक महामारी हम पर आई हुई है, जिसमें भारत भी फाइट बैक कर रहा है। ऐसे में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमें व्यथित करती हैं, इस मायने में कि कुछ लोगों ने इसका राजनीतिकरण किया अपने अपने हिसाब से। कुछ लोग तो मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं तमाम तरीके से, अपने सामर्थ्य अनुसार वो मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए। तो इसी बीच अभी जो हालिया वाकया हुआ है वो इस बात का है कि कांग्रेस की एक टूल किट लीक हुई है, जी। जिसके बारे में तमाम तरीके की बातें कही गई। कहा गया कि एक समुदाय विशेष को कोरोना स्प्रेडर के रूप में दिखाया जाए, कुंभ जैसे आयोजन को भी तरीके से बदनाम करने की जिसमें बात कही गई, तमाम दिशा निर्देश ऐसे दिए गए, जी। इस पर बातें हो रही हैं। तो जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बात को आप कितना सच मानते हैं, कितना झूठ मानते हैं, और क्या आपको लगता है कांग्रेस ऐसा वास्तव में कर सकती है? देखिए, ऐसा है, सवाल टूल किट का नहीं है, सवाल फूल किड का है। फूल किड, फूल किड का अर्थ जो है, मुझे बिना बताए भी आपके श्रोता और दर्शक समझ जाएंगे कि ये कौन सा फूल किड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो फूल किड है, वो एक इमेच्योर अपरिपक्व बालक है जो मोदी विरोध करते करते देश विरोध में कई बार उतर आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही मोदी का विरोध करना है, कोविड का विरोध नहीं करना, मोदी का विरोध करना है, तो कभी उन्होंने सेना पर सवाल खड़े कर दिए गलवान में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, तो कभी उन्होंने 370 पर पाकिस्तान की तरफदारी कर दी, उनके डोसियर पर छप गए। कभी उन्होंने पाकिस्तान जाकर मदद भी मांग ली, और उसका कोई तथ्य नहीं, वो तो वीडियो सबने देखा है कि आइए हमें मदद कीजिए, मोदी को हटाना है। तो कभी उनके नेताओं ने ये कह दिया कि देखो, ये सेना ने सर्जिकल नहीं फर्जिकल स्ट्राइक किया है, बालाकोट में चील कौवे मरे। तो ऐसे फूल किड की प्रवृत्तियों से, उनके जीनोम से, उनके डीएनए से, उनके स्ट्रेन से, उनके राजनीति के स्ट्रेन से आप वाकिफ है कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध में तो उतर आना उनका पुराना चरित्र है। और क्योंकि कहीं पर तो चंदे का हिसाब किताब है, कहीं पर एमओयू साइन किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने कई बार चीजें की हैं। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, टूल किट पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये टूल किट कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये टूल किट हमारा नहीं है। फिर अगले दिन पता चलता है कि एक सौम्या वर्मा नाम की जो लड़की है, जो कि काम कर रही है, उसका पूरा आपने डिटेल देखा होगा, जेएनयू से है और राजीव गौड़ा के दफ्तर में काम कर रही है, उसका डेटा कनेक्टेड मिलता है एक एक सेंट्रल विस्टा के डॉक्यूमेंट के साथ। तो अब उस पर जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा देखिए ये डिजिटल एविडेंस मिल गया कि आपने ही ये टूल किट बनाया, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो दूसरे डॉक्यूमेंट का है, इस डॉक्यूमेंट से नहीं है। मेरा केवल कहना यह है, डॉक्यूमेंट सच है या झूठ है, फर्जी है या वो बनाया हुआ है या जो भी है, उसकी जांच होगी। जांच होगी, अब एफआईआर भी हो चुकी है और किसी ने याचिका भी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। पर मैं कहता हूं टूल किट को छोड़ो, फूल किट के एक्शन को देखो। फूल किट के एक्शन को देखते हैं अब, और फिर उसको मैच करते हैं टूल किट के साथ। टूल किट में लिखा था इंडिया स्ट्रेन बोलो, मोदी स्ट्रेन बोलो। फूल किड ने चाहे टूल किट देखकर या बिना टूल किट देखकर, इंडिया स्ट्रेन का है, ट्विटर पर मैं उनका ट्वीट दिखा सकता हूं राहुल गांधी का,
उन्होंने, उनके जो समर्थक है शशि थरूर जैसे सांसद है, उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट का शब्द इस्तेमाल किया है, जबकि डब्ल्यूएचओ ने मना किया था। टूल किट को छोड़ दो, फूल किड के जो दोस्त है सोनिया फलेरो, सोनिया फलेरो कांग्रेस की एक सांसद की बेटी, उसको शाबाशी मिलती है पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम में, वो आर्टिकल लिखती है तो शशि थरूर उनको ट्वीट करते हैं। उन्होंने ये कहा है ट्विटर पर कि मैंने ये शब्द गढ़ा है, और शब्द उन्होंने गढ़ा है, और उनके पतिदेव राहुल गांधी के बिजनेस पार्टनर भी पाए जाते हैं एक पुरानी कंपनी में, बैकऑप्स में। अब हम कुछ नहीं, हम कह रहे टूल किट छोड़ दो, आपने ही इंडियन स्ट्रेन का इस्तेमाल किया, उनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने आज तक के चैनल पर उसका कई बार इस्तेमाल किया, उनके सांसदों ने इसका इस्तेमाल किया, और वो भी तब जबकि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इसको इंडियन स्ट्रेन मत बताइए। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मोदी से आपके लाख बैर हो सकते हैं, आपने आज तक चाइना स्ट्रेन नहीं बोला, आपने चाइना वायरस नहीं बोला, वुहान वायरस बोलने की हिम्मत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का हवाला है भाई, एमओयू साइन किया हुआ है, पर इंडियन वेरिएंट को आप क्यों बार बार इसको पुश कर रहे थे, केवल मोदी को बुरा बताने के लिए? और इसका रेपरकशन क्या हुआ? रेपरकशन ये हुआ कि भारतीय लोगों पर नस्ल के नाम पर और रेसिस्ट अटैक्स हुए, क्योंकि आप जब एक ये दोगे कि भाई इंडिया एक एपिसेंटर है कोरोना का, तो कुछ लोगों की मानसिकता रेसिस्ट होती है, उससे हमारे नागरिकों को, हमारे देश के लोगों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, टूल किट को छोड़ दीजिए, उसकी विश्वसनीयता क्या है छोड़ दीजिए, परंतु कुंभ मेले में जो गैदरिंग हुई, एक हिंदू का सबसे जो पवित्र पर्व माना जाता है, पवित्र एक उनका आयोजन माना जाता है, उसके बाद अब जांच से पता चल रहा है कि उसकी टोटल पॉजिटिविटी रेट, कितने लोग वहां से संक्रमित होकर फैले, कितना उसकी वजह से कोरोना फैला, उसका एक अमुक आंकड़ा सामने आ रहा है। पर उससे कई गुना ज्यादा किसानों के नाम पर जो आंदोलन हुआ, उसकी वजह से जो कोरोना फैला है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, उसके आंकड़े आप देखिए, 300-400% मौतों में बढ़ोतरी, केसेस में तीनों जगह पर बढ़ोतरी, जो एक बहुत ही विरुलेंट स्ट्रेन माना जाता है, जिसको B1.617 कहा जाता है, या B1.7 स्ट्रेन जिसको कहा जाता है। ये दोनों स्ट्रेन जो ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, जो ज्यादा घातक है, वो स्ट्रेन विदेश से आए और वो स्ट्रेन एनआरआई बेल्ट में फैले। एनआरआई बेल्ट में वहां पर उन आंदोलन के लोगों को उठाया गया और दिल्ली तक लाया गया, तो वो वहां से दिल्ली में आया, और जो दिल्ली में और यूके पंजाब में जो केसेस आए, वो सारे इसी स्ट्रेन के थे, जो खतरनाक स्ट्रेन के। बंगाल के चुनाव में और कुंभ मेले में ये स्ट्रेन नहीं पाया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कुंभ पर तो आपने बहुत बोला, क्योंकि वो हिंदुओं का पर्व है, ईद गैदरिंग पर आपके मुंह नहीं खुले। तेलंगाना में, ओल्ड सिटी हैदराबाद में क्या गैदरिंग हुई, राजस्थान में जो गैदरिंग हुई, कुछ नहीं बोला गया। महाराष्ट्र की आज की वीडियो है, कई कांग्रेस के नेता जो है चल बसे, उनके फ्यूनरल गैदरिंग हुई। राजस्थान में एक मंत्री के, सलेह मोहम्मद के पिताजी चले गए, तो उनके अब्बाजान की गैदरिंग हुई, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। किसान के नाम पर इतनी बड़ी गैदरिंग हुई जिसमें कोरोना फैला, और जिसमें आज भी एक खबर है, सिंगू बॉर्डर पर एक व्यक्ति चल बसे। कुछ दिन पहले टिकरी बॉर्डर पर एक लड़की बेचारी, उसके साथ मोलेस्टेशन भी हुआ, और वो भी लड़की चल बसी कोरोना, उस पर आप कुछ नहीं बोले। तो केवल हिंदू पर्व को टारगेट करना, और वो भी टूल किट में, तो क्या ये सहयोग है या ये प्रयोग है? मैं अभी तक टूल किट की विश्वसनीयता पर वो कोर्ट तय करेगी, पर टूल किट के जो फूल किट वाले एक्शंस है, उस पर तो आप और मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आपने बंगाल का जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा बंगाल से आपसे सवाल करता हूँ। क्या बंगाल में ये दायित्व नहीं बनता था पार्टियों का कि वो चुनाव से बैकऑफ करती, जैसा राहुल गांधी ने किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बंगाल में, हम पीछे हट रहे हैं क्योंकि कोरोना की जो महामारी है? क्या इस पहल को आप सराहनीय नहीं मानते हैं? क्योंकि ऐसा तमाम लोगों में, तमाम मीडिया के भी गलियारों में और आम जन में भी इस बात की काफी चर्चा हुई कि क्या चुनाव के दौरान कोरोना नहीं फैल रहा है, बाकी आयोजनों पर जैसे कुंभ हुआ या ईद की गैदरिंग हुई, इस पे तो हर कोई सवाल कर रहा है कि भाई कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव की जो पब्लिक मीटिंग, जो रैलियां हुई, क्या उनसे कोरोना नहीं फैला है? नहीं, निश्चित रूप से चुनावों में भी कोरोना फैला ही होगा। कोरोना ऐसी बीमारी है जो कि ना कि इवेंट कौन सा है वो देखती है, धर्म कौन सा है वो देखती है, स्टेट कौन सा है वो देखती है, राष्ट्र कौन सा है वो देखती है। वो तो केवल और केवल
फैलकर तबाही मचाना जानती है, पर जब कोरोना भेदभाव नहीं कर रही है, तो भाई हमारे में ऐसी तीव्र इच्छा क्यों होती है कि हम एक अमुक इवेंट को तो सुपर स्प्रेडर इवेंट बोल देंगे, क्योंकि वहां पर हमारा राजनीतिक सहूलियत है, परंतु या हमारा धार्मिक सहूलियत है, या हमारा वोट बैंक का सहूलियत है, पर जो और भी बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट है उस पर हम मौन रह जाएंगे। तो ये कौन से प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट है, कोरोना एक्सपर्ट है, जो कि इलेक्शन रैली में फैल रहे कोरोना को तो भाप सकते हैं, और वो भी तब जब केरला का चुनाव खत्म हो गया। तब उन्होंने कहा कि देखो, अब बंगाल में मैं नहीं रैली करूंगा, क्योंकि बंगाल में वैसे ही क्या आना था आपके सामने आ चुका है, 0 सीट आनी थी, खुद भी संक्रमित हो गए, उससे पहले एक दिन पहले अपना मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया। अरे बर, जहां पर आपकी पंजाब की सरकार वहां पे किसान के नाम पर आंदोलन को फैला रही है, और पूरे देश में और पूरे नॉर्थ इंडिया में कोरोना फैला रही है, जो आपकी वहां पर ईद की गैदरिंग्स हो रही है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन का कोई पालन नहीं कर रहा, राजस्थान में लॉकडाउन की धज्जियां रोज उड़ रही है, वहां पर आपने ये ज्ञान क्यों नहीं दिया? और आपको अगर कोरोना मैनेजमेंट की ज्यादा चिंता है ना कि हेडलाइन मैनेजमेंट की, तो बताइए ना, 5 राज्य आपके हैं, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये आपके राज्य हैं। महाराष्ट्र भी गिन लीजिए, 6 राज्य आपके हैं, मतलब विपक्ष के हैं। यहां पर आबादी 25-30%, केसेस 50 से ज्यादा फीसद, डेथ्स 40 से ज्यादा फीसद। यहां पे आपने क्या कर लिया? चलिए, मोदी ने बहुत बुरी मैनेजमेंट की, चुनाव रैली नहीं होने चाहिए थे, चुनाव की वजह से फैला। दिल्ली में कौन सा चुनाव था जी? महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव था जी? बताइए ना। छत्तीसगढ़ में कौन सा चुनाव था? झारखंड में कौन सा चुनाव था? तो वहां पर क्यों फैला कोरोना, इसका भी तो जवाब देना होगा। आपने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र से मुझे एक घटना याद आती है, क्योंकि हम्म, हमारे देशवासियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हम्म, हम इनकी जो याददाश्त होती है बड़ी कमजोर होती है, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। तो मैं 1 साल पुरानी घटना पे लेकर चलना चाहूंगा आपको। पालघर। हम्म, पालघर क्योंकि इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके ट्विटर अकाउंट सभी देख रहा था, तो उसमें आपने ट्विटर अकाउंट पे अपने काफी एक्टिव रहते हैं, काफी अपने मुहिम छेड़ी हुई है। जी, पालघर के जो संत थे जिनकी हत्या की गई थी, और उसको लेकर के आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए इस जानकारी को कि वो मामला कहां तक पहुंचा है, कोर्ट में कहां तक है, और उसमें क्या प्रगति हुई है। क्या जो पालघर में संतों के साथ हुआ उन्हें न्याय मिलेगा, या ये भी अन्य मामलों की तरह दबकर रह जाएगा? देखिए, पालघर के मुद्दे पर मुझे लगता है संभवतः केवल हमारी जो एक मुहिम है, टीम एसपी, जो कि सनातन परंपरा, टीम सनातन परंपरा जिसको कहते हैं, उस परंपरा को जीवित रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें एक तरीके से प्राइड और सम्मान जो हमारे मन में होना चाहिए वो पैदा करने के लिए हमारी टीम जो गठित हुई है, सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से हमने ही इस मुद्दे को उठाया। क्योंकि देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मीडिया का तवज्जो जाता है और जाना भी चाहिए, परंतु पालघर में जो हमारे 2 साधु और उनके ड्राइवर के साथ जिस निर्ममता से उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई, 16 अप्रैल 2020 को, जबकि लॉकडाउन पूरे देश में था, वहां पर एक भीड़ को इकट्ठा किया गया, वहां पर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे दोनों साधु, कल्पवृक्ष जी गिरी जी महाराज, सुशील जी गिरी जी महाराज, वो गिड़गिड़ाते रहे अपनी जिंदगी के लिए, पर पुलिस ने उनको बचाने के बदले मौत के मुंह में ढकेल दिया। वहां पर कुछ राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से एक्टिव कुछ फोर्सेस भी वहां पर मौजूद थी, और जो उनका पूरा का पूरा वो सम्मिलित थी इस पूरे हत्याकांड में, ये प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया। तो उसके बावजूद भी किस तरीके से पहले 4 दिन तो इस मुद्दे को दबा दिया गया। वहां की सरकार का पहले ये टेक आया कि ये बच्चा चोर थे, फिर ये कहा गया कि भीड़ के मामले में भीड़ हत्या हो गई इनकी, फिर उसको दबाया गया, और 4 दिन के बाद जब वीडियो सामने आया और उसको नेशनल डोमेन में लाया गया, तब केवल और केवल हुस्न अफरोजी, कॉस्मेटिकली एक एक जांच के आदेश दिए गए, वो भी ऐसी जांच जिसमें लीपापोती ज्यादा, लोगों को चार्जशीट फाइल नहीं हुई, तो इसमें कई आरोपी जो है उनको बेल मिल गई टेक्निकल ग्राउंड पर, और उसमें केवल और केवल ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिससे कि लोगों को क्लीन चिट दी जा रही है, जबकि पुलिस के ऊपर और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करके उनको हत्या के मामले में बुक किया जाना चाहिए था। तो केवल पुलिस को 2-3 कुछ लोगों को सस्पेंड करना, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना, हजारों लोगों की तादाद पर केवल 100 से अधिक कुछ लोगों पर चार्जशीट करना, उनको भी बेल मिल जाना,
तो इससे प्रतीत होता है कि जांच जो है वो जांच नहीं, लीपापोती थी। आपको ये भी पता है कि महाराष्ट्र में पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी, और पूर्वकालीन जो हमारे गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो पुलिस का काम और इस्तेमाल वसूली और उगाही में ज्यादा कर रहे थे। ये तो खुद परमबीर सिंह ने कहा, वो तो खुद सचिन वजे के पूरे कांड से सामने आ चुका है कि 100 करोड़ का टारगेट उनको दिया था। तो वो तो जांच कैसी हो रही थी उस पर सुशील जी गिरी जी महाराज की मां ने भी, उनकी बहन जो हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी ये मांग की कि सीबीआई की कोर्ट मॉनिटर्ड निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब क्यों महाराष्ट्र की सरकार, अगर इनके पास छिपाने लायक कोई बात नहीं है, अगर इनको कोई चीज छिपानी नहीं है, तो क्यों वो इसके अंदर एक निष्पक्ष जांच होने नहीं दे रहे? और जबकि खुद वो लोग सीबीआई की जांच, देखिए परमबीर सिंह ने सीबीआई की जांच की मांग की अपने मामले में, और उसमें सीबीआई की जांच भी हुई। तो जब खुद एक कमिश्नर डीजीपी रैंक का ऑफिसर अपने मामले में महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर जांच पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वो साधु की मां, या जो साधु संतों को अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा भारत जैसे ऋषि मुनियों के देश में, एक हमारे स्वामी विवेकानंद मेरे पीछे हैं, उनके देश में उतरना पड़ा, तो क्या हम लोग ऐसी जांच पर यकीन कर सकते हैं? अब इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। पर हमें दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बार बार तारीख देकर टालती है, ना कि इस मामले की गंभीरता समझ रही है कि जितना देर होगा, जितना विलंब होगा, उतना सबूतों के साथ और तथ्यों के साथ छेड़खानी होगी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे इतना दबाव में है सोनिया सेना के कि वोट बैंक को बचाने के लिए, या वहां पर जो कहा जाता है मिशनरीज और कन्वर्जन माफिया का रोल है उसको बचाने के लिए, अगर वो अपने पूज्य पिताजी के आदर्शों को भी एक तरीके से त्याग कर देंगे, तो मुझे लगता है कि उसका तो उनको राजनीतिक और बाकी कीमत चुकानी ही होगी। परंतु अब एक समय ऐसा आ रहा है कि देश के साधु संत समाज को और देश के जो आप जैसे और बाकी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि यदि अगर कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, तो फिर वो कौन से और तरीके हैं संविधान के दायरे में जिसका इस्तेमाल करके न्याय की इस लड़ाई को आगे किया जा सके। हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म, एक मंच था, हमने कई दिनों तक डायलॉग सीरीज चलाई, हमने कई प्रबुद्ध लोगों को बुलाया, उनसे चर्चा की, उनसे कानूनी जागरूकता और बाकी चीजों पर चर्चा की, और हमें ये आश्वासन भी दिया गया कि अगर महाराष्ट्र में सरकार बदलती है, तो नई सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की होती है, तो वो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच और निष्पक्ष जांच, एनआईए की भी जांच का हमें आश्वासन ऑन रिकॉर्ड दिया गया है। जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो मैं आपको थोड़ा सा स्टेट चेंज करता हूं, मैं बंगाल लेके चलता हूं। बंगाल से जो रिपोर्ट्स आई काफी भयावह थी, जिनमें यह बताया गया कि इलेक्शन जीतने के बाद जो भी वहां इलेक्शन का रिजल्ट आया तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में गया, उसके बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक भयावह दौर शुरू हुआ, जिसमें लगातार लेफ्ट के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के मारा गया। और राज्यपाल जो कि वहां के हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि कुछ लोगों ने उनसे शिकायत की है कि धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी परिवार रहे जो अपने घरों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। और एक जो रेप की खबर आई, जिसकी कुछ लोगों ने पुष्टि की, कुछ लोगों ने पुष्टि नहीं भी की, कि जो एजेंट थी, एक महिला थी, उनके साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। करेक्ट। पूरा जो घटनाक्रम रहा, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी ये सवाल कर रहे हैं, और विरोधी तो खैर कर ही रहे हैं, कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वो देश और राष्ट्र की सुरक्षा करेगी और बाकी चीजों से हमें बचाएगी, जो अपने ही कार्यकर्ताओं को मौत के मुहाने में छोड़ करके चलिए सारे बड़े लीडर्स चले आए, किसी ने सुध नहीं ली। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है, इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो बंगाल के विषय पर आपको बोलना चाहूंगा। जो 2 मई से ही जैसे ही नतीजे आने लगे, तो नतीजे जब आ भी रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के या जिन लोगों ने टीएमसी को समर्थन नहीं दिया, चाहे वो लेफ्ट के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हो, उन पर हमले का दौर और सिलसिला शुरू हो गया।
आरामबाग दफ्तर पे आग लगाई गई, फिर बूथ लेवल लोगों को मारा गया, और कुल मिलाकर कम से कम मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, खासकर कुछ चुनिंदा इलाके, और वीडियोस भी सामने आए, पीछे खेला ओबे गाना बज रहा है, घर को लूटा जा रहा है, दफ्तर को लूटा जा रहा है, दुकान को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, अभिजीत सरकार और शोभा मंडल और कई लोगों को मार दिया गया। ये सारी चीजें हुई। तो सबसे पहले सवाल ये भी पैदा होता है कि जो लोग, एक हमारे देश में प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिमान वर्ग है, जो कहता है कि देश में फासिज्म आ रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश में बोलने की आजादी नहीं है, वो लोग, अवार्ड वापसी वाले लोग, वो पूरी तरह से शांत रहे। लिंचिंग के नाम पर लंबे लंबे पत्र लिखने वाले, जय श्री राम को युद्ध घोष कहने वाले, यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया का झंडा लेकर भागने वाले, ये तमाम मंडली के लोग ये चुप थे। जैसे कि बंगाल में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी वोट कर रहे थे, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग थे, उनके जैसे कोई मानव अधिकार नहीं। अब उसमें एक और चीज निकल कर आई कि चिन्हित करके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया, हिंदुओं को चिन्हित करके भी मारा गया, और वो कई लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा और आना पड़ा असम में, धुबरी के इलाके में। वहां पर उनके लिए व्यवस्थाएं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने की। उसके बाद आपने देखा होगा कि तुरंत, जबकि इस पूरी मंडली की शांति बनी हुई थी, कम से कम लेफ्ट के नेताओं ने एक आध ट्वीट किए। कांग्रेस का लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं को तो अपने हाल पर उन्होंने छोड़ दिया कि आप लोग देख लो, राहुल गांधी तो कांग्रेचुलेट कर रहे थे ममता बनर्जी को। उसके उलट अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तुरंत अगले दिन वो बंगाल पहुंचा। वहां पर उन्होंने, जैसे ममता बनर्जी स्वेरिंग इन कर रही थी, उन्होंने एक दूसरी स्वेरिंग इन की, एक शपथ लिया कि वहां पर कानून का राज कायम किया जाएगा, और कानून के राज के खिलाफ जो चल रहा है उसके खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक बंद आयोजित किया। वहां पर आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ने तुरंत वहां पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी से बात की, और गवर्नर केंद्र के राष्ट्रपति जी के और केंद्र सरकार के आदेशानुसार ही वो अपनी कई सारी कार्यवाही करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में अब लगातार एक सिलसिला चल रहा है, पर केंद्र ने केवल यही नहीं, होम मिनिस्ट्री की एक टीम को भी तुरंत वहां पर भिजवा दिया, और वो ही होम मिनिस्ट्री की टीम कई जगहों पर गई। शोभा रानी मंडल से लेकर अभिजीत सरकार, जो जो लोग इसका खामियाजा भुगते हैं, उनके घर गई, जो लोगों को पलायन करना पड़ा उनके पास गई, और उनकी तमाम रिपोर्टें कायम, एक रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट के आधार पर बार बार केंद्र की सरकार राज्य की सरकार से कह रही है कि आप हमें बताइए कि क्या कार्रवाइयां हुई, पर राज्य की सरकार जवाब नहीं दे रही। मैं आपको ये घटनाक्रम इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग सोच रहे थे कि तुरंत राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन जो है 356, ये ऐसे नहीं लग सकता। आज हम उस दौर में भी नहीं है जो इंदिरा गांधी और नेहरू का दौर था, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से, और कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसमें कई बार गलत तरीके से लगने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश है कि किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और यदि उसको फॉलो नहीं किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट उस राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने चाहा, अमित शाह ने चाहा तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अपनी मंजूरी दे देगा। अगर उसमें एक भी त्रुटि, एक भी चीज उसमें गलत पाई जाती है तो उस पे 356 हट सकता है, और अगर ऐसा होता है फिर उसका परिणाम क्या होगा आप और मैं दोनों जानते हैं। इसलिए एक आपको एक केस फाइल बनानी होती है, आपको एक प्रेसिडेंट बनाना होता है कि बार बार वो जो राज्य की सरकार है वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में विफल होती नजर आ रही है, संवैधानिक तरीके से सरकार चलाने में विफल नजर आ रही है। और इसीलिए होम मिनिस्ट्री की टीम को भेजकर रिपोर्ट बनाना, गवर्नर से इन चीजों का पालन करवाना, और अगर नहीं होता है तो गवर्नर की रिपोर्ट तैयार करवाना, ये सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं की जा रही। पर केवल यहां पर नहीं बात रुकी। आप एक चीज मुझे बताइए, सीबीआई पहुंची, नारदा स्कैम रुका नहीं ना, नारदा स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई पहुंची। ममता बनर्जी ने चाहे जो ड्रामा किया हो, लोअर कोर्ट से बेल मिल गई हो, स्टे ऑर्डर आया ना उनके, जेल आज भी वो लोग जेल में है ना। मैं ये नहीं कह रहा दोनों चीजों का
कनेक्शन है, मैं ये कतई नहीं कह रहा, और उसको लेना भी मत उस तरीके से। परंतु जो लोग कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं है, मुझे आप बताइए, राहुल गांधी तो कंबल में कहीं पर कंबल ओढ़कर बैठा है, अपने कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह में छोड़ दिया है उसने। पर यहाँ पर 2.5 करोड़ जनता, जिसका एक पर्सपेक्टिव था कि हमें टीएमसी नहीं चाहिए, उनके लिए आज एकमात्र जो लोग खड़े हुए हैं, या जो एक पार्टी खड़ी हुई है, या जो एक व्यवस्था खड़ी हुई है, वो किसकी व्यवस्था है? वो केंद्र सरकार की व्यवस्था है, वो नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया, पर आप ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाइयां हुई। अब टूल किट का देख लीजिए, टूल किट का भी सच सामने आ गया ना, टूल किट का सामने सच आ गया ना। ये 4-5 दिनों में आप देखिए ना, बेल कैंसिल हो, बेल पे स्टे लग जाता है, वो तो कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट ने खुद देखा कि ममता बनर्जी और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस पर फिर से हमला हो रहा है, पर बेल स्टे लग जाता है। पार्टी बुलंद तरीके से आवाज उठाती है, टूल किट का पर्दाफाश होता है, और कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जाती। ये आपके सामने है। फिर भी कुछ लोगों को लग सकता है, और उनका अधिकार है कि ज्यादा होना चाहिए था, परंतु ये भी हुआ है। लेकिन लेकिन सजाद जी, एक सवाल तो बनता है ना कि जो पलायन, जिस पलायन की बात हम 1990 में करते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर लिया था क्योंकि हिंसा का स्तर जो था इतना बढ़ गया था, वही कुछ दृश्य बंगाल में भी देखने को मिले कि लोग पलायन कर रहे हैं। समस्या हिंसा और समस्या टकराव नहीं है। समस्या ये है कि जो लोग अपने घर बार को छोड़ करके दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं, क्या वो उतना ही गरिमामय जीवन वहां जी पाएंगे जितना वो अपने घरों पे रहते हुए जी पा रहे थे? तो समस्या पलायन का, उनके लिए क्या कर रही है सरकारें? ये जो जिन पार्टियों को समर्थक है वो पार्टियां उनके लिए क्या कर रही है? क्या उतने ही दमखम के साथ आज भी वहां खड़ी हैं जितने दमखम के साथ इलेक्शन के दौरान खड़ी थी, या फिर सिर्फ ऊपरी ऊपरी कार्रवाई होती हुई दिख रही है, ग्राउंड लेवल पे उसका कोई असर नहीं हो रहा? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को भी ये गलत फहमी है कि इस तरीके की राजनीति करके आप हजारों लाखों लोगों को, केवल क्योंकि उनकी वैचारिक, उनकी विचारधारा अलग है, या वो एक संप्रदाय से हैं, तो आप उनको प्रताड़ित करके पलायन उनका करवा देंगे। देखिए, पलायन हमारे देश में कई बार हुए हैं, कश्मीर में भी पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, और कई लोगों ने कई सवाल उठाए, और आज भी ये पलायन हो रहा है। पर जिनको भी ये गलत फहमी है कि लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, और राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, तो वो केवल यही सोच ले और गांठ बांध ले मन में कि कश्मीर में जो पलायन हुआ, उसमें कई सालों तक कुछ लोगों ने कोई कुछ नहीं कहा, पर एक समय आया 370 हट गया। एक समय आया कि अब वो 370 हटने के बाद आतंकवाद पे किस तरीके से कार्रवाई हुई है, वो आपके और मेरे सामने है। और किस तरीके से जो लाल किले और लाल चौक के बीच का फासला था, उसको कम करने के लिए जो चीजें पहले 35 और 370 की दीवार खड़ी थी, उसको ध्वस्त किया गया। तो वो भी एक 70 साल का, जब एक दीवार को तोड़कर वहां की दूरियां मिटाई जा सकती है, तो अब अगर बंगाल में भी कुछ लोग ये समझते हैं कि वहां पर वो पलायन कराएंगे, प्रताड़ित करेंगे विचारधारा के नाम पर, तो बंगाल में तो ये प्रोसेस को ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि वहां पर देखिए, 2.5 करोड़ लोगों के साथ जो अन्याय किया गया, आज बंगाल का एक एक व्यक्ति वो देख रहा है, और बंगाल के एक एक व्यक्ति ने देख लिया है, समझ लिया है कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। और मुझे लगता है कि इसमें 70 साल नहीं, मुझे लगता है कुछ महीनों की बात है। अगर ये सरकार, बंगाल की सरकार, जो लोग जिनका पलायन हुआ है उनको सम्मानजनक तरीके से वापस नहीं लाती, उनका, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, जो उनके साथ, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उसको अगर ठीक नहीं करती, तो इसका बहुत ही जल्द जवाब राजनीतिक रूप से मिलेगा। ये आप इसके बारे में आश्वस्त रहिए, क्योंकि जो कल तक 2.5 करोड़ लोग थे, वो फिर 10 करोड़ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सवाल तो यहाँ पे जरूर बनता है कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री जी जो एक एक्ट्रेस जो कि शबाना आजमी के एक एक्सीडेंट पे संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी जो हर छोटी सी छोटी घटना को देश के समक्ष रखते हैं अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से, उस वो प्रधानमंत्री जी बंगाल में इतना कुछ हुआ और उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई, उनकी तरफ से कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या है कि आप अपने मारे जा रहे, भगाए जा रहे कार्यकर्ताओं के प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त कर पा रहे? जब केंद्र की सरकार ने
संज्ञान लेते हुए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने गवर्नर साहब को फोन करके वहां की मौजूदा स्थिति का पूरा ब्यौरा उन्होंने लिया और उसके बाद दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत ही केंद्र की गृह मंत्रालय ने अपनी एक टीम को वहां पर भेजा। और आप पिछले 15-20 साल में चुनाव होते ही चुनाव में ऐसी स्थिति बन जाती है, चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है और उसमें केंद्र का इतना बड़ा हस्तक्षेप होता है कि खुद प्रधानमंत्री गवर्नर से चर्चा करके वहां की रिपोर्ट मंगवाए और केंद्र की टीम को डिस्पैच करे, फैक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसको असेस करने के लिए, अपनी असम की सरकार को कहकर वहां पे पलायन हुए लोगों का वहां पे व्यवस्था करने की आदेश भेज दे। ये कितने केसेस में पिछले 15-20 सालों में हुआ है या पिछले 40 सालों में हुआ है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पर प्रधानमंत्री निष्क्रिय रहे, प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं। ये बिल्कुल ही गलत तथ्य है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री के कहने पर और उनकी बातचीत के आधार पर ही जो आज एक्शन आप देख रहे हैं गवर्नर ले रहा है, या जो एक्शन आप देख रहे हैं गृह मंत्री ले रहा है, या जो आप एक्शन देख रहे हैं राजनीतिक रूप से बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इकाई ले रही है, वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री ही ड्राइव कर रहे हैं। पर मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बोलकर करे या प्रधानमंत्री करे? क्या उन्होंने आपको बोला था 370 हटेगा? क्या प्रधानमंत्री ने आपको तारीख लिखवाई थी कि राम मंदिर का होगा? क्या प्रधानमंत्री ने ये बोला था 3 तलाक पे कि ये होगा? देखिए ऐसा है, मुझे बड़ा गर्व है कि प्रधानमंत्री वैसे तो मन की बात करते हैं, हर दूसरे हफ्ते रेडियो पर करते हैं, वो आम चर्चा होती है मन की बात। जो चीजें हमारे आमतौर पर होती है वो चर्चाएं करते हैं प्रधानमंत्री मन की बात। पर जब काम की बात होती है ना, मुझे गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जो काम की बात होती है वो निर्णय लेकर निर्णय को पार करवा देते हैं। वो किसी को बताते नहीं है कि ये होना है, ये होगा, हो जाता है। और मुझे बड़ी उम्मीद है और मुझे विश्वास है पास्ट रिकॉर्ड देखकर कि जैसे 370 हो गया, जैसे 3 तलाक हट गया, जैसे 3 तलाक पर कानून बन गया, और जैसे राम मंदिर का भी जो सारा है आपके सामने है, उसी तरीके से जब करना होगा तो वो होगा, वो अनाउंस नहीं होगा। जी। अब मैं बातचीत के आखिरी चरण में आपसे आखिरी हाँ। बात पूछना चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से साझा भी करें कि जो कोरोना का जो ये काल चल रहा है, जिसमें लोगों में घबराहट है, लोग बिल्कुल भी अपने घरों में कुछ लोग रहते हुए भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या किया जाए कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कोई बायो बबल में भी किसी को कोरोना हो जा रहा है, बाकी जो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं वहां तक भी हो जा रहा है। तो आप ऐसे में अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहें? हाँ, तो आखिर में मैं ये संदेश सबसे देना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी है कि आप वैक्सीन एम्बेसडर बने। देखिए देश में हमारे कई लोगों ने, कई नेताओं ने, कई राजनीतिक दलों ने वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार, वैज्ञानिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए मोदी विरोध में, वैक्सीन विरोध पर कुछ लोग उतर आए थे। इम्पोर्टेंसी फैल जाता है, नपुंसक बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। पर मैंने कोवैक्सीन ली, प्रधानमंत्री खुद ने इसका सबसे पहले उन्होंने कोवैक्सीन लेकर इसका उदाहरण पेश किया। तो हर एक पर जिम्मेदारी है कि आप खुद भी वैक्सीन ले, जैसे समय अनुसार और आपका जो टर्न है उसके अनुसार। पर आप अपने आसपास जो कमजोर तबके के लोग हैं उनका भी टीकाकरण हो, उसके लिए आप उनकी मदद करें उनके रजिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है उनके लिए, खासकर इंटरनेट और स्मार्टफोन जिनके लिए है। उसके अलावा वो करने के बावजूद भी 2 मास्क, अगर आपने प्रधानमंत्री की हाल ही की भी तस्वीरें देखी होंगी, तो जब मुआयना भी कर रहे थे साइक्लोन का डैमेज का, तो उन्होंने 2 मास्क लगाए। क्योंकि आप टीका ले भी ले, पूरा टीका अगर हो भी जाए, आपका दोनों टीके लग भी जाए, तब भी आपको कोरोना के जो बेसिक गाइडलाइन है, सामाजिक दूरी और मास्किंग, इसको करना है। और घर में भी अगर आप हो सके, अगर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो तब भी आपको मास्क पहनना है। बाहर तो जाना नहीं है, और जा रहे हैं तो डबल मास्किंग के बिना आपको जाना नहीं है, और सामाजिक दूरी बनानी है। परंतु एक चीज आप नोट कीजिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि ये बीमारी और इस वायरस का मुकाबला तो सामाजिक दूरी से करना है, पर समाज में दूरी करके नहीं लड़ सकते इसको।
और इसीलिए हर एक व्यक्ति पर हमारी सरकार तो देखो 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रही है। हमारी सरकार ने अब अपनी तिजोरियां खोल खोल कर चाहे किसान हो, चाहे गरीब तबके के लोग हो, चाहे राज्य सरकारें हो, उनकी मदद के लिए अपने तिजोरियों को खोल दिया है। परंतु अगर आपकी क्षमता हो तो एक व्यक्ति की, कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, कम से कम अपने आसपास के एक व्यक्ति के आर्थिक सहायता, उसके खान पान, उसकी सेहत, उसकी जिम्मेदारी अगर आप उठा सकते हो, अगर आपकी क्षमता है, तो ईच वन फॉर वन करिए। ये आपकी जरूर जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बीमारी को लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है, पर समाज में दूरी बनाकर इसको नहीं लड़ा जा सकता। तो इसीलिए अब एक साथ होकर पेंडेमिक को पॉलिटिक्स के ऊपर रखिए, एक होइए, मोदी विरोध को छोड़िए, कोरोना विरोध करिए। कोरोना विरोध करेंगे, उसके बाद चीजें ना ठीक हो जाएंगी, तब जी भर के मोदी विरोध करते रहना। और अब टीका लगवाना, टीका कम, टीका ज्यादा लगवाओ, टीका टिप्पणी कम, टीकाकरण ज्यादा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम हर एक व्यक्ति के अपने सामर्थ्य अनुसार मदद करे। तो शहजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और तमाम मुद्दों पर हमसे खुलकर अपनी राय रखे। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। और मैं अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को हमारे लाइक करें, और हम जो हमारी वार्तालाप है इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि और भी लोग ऐसे प्रबुद्ध लोगों की बातों को सुन पाए और उससे अवेयर हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। सभी श्रोताओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि इनके वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, लाइक करें और देखें, सब्सक्राइब करें, ताकि इनके चैनल से हमारी बातें आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। Namaste. We hope you enjoyed this Chitti Media content. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.